हेलो दोस्तों, आज हम डार्क ऑब्सेशन एक रोमांटिक प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कायरा का फोन कटने के बाद कार के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। बाहर हाईवे पर बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें विंडशील्ड पर इस तरह टकरा रही थी जैसे कोई तबाही आने वाली हो। अयांश ने फोन को डैशबोर्ड पर रख दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कायरा को कैसे पता चला कि वह तारा के साथ है। इसका मतलब साफ था कि कायरा सिर्फ दूर बैठकर ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पास अयांश के पल पल की खबर थी। तारा ने अयांश की तरफ देखा। उसकी बिल्ली जैसी तीखी आंखों में इस वक्त प्रोफेशनल गुस्सा और अयांश को लेकर एक अजीब सी सिक्योरिटी की भावना दोनों मिक्स थी। उसने अपनी पिस्टल को वापस अपनी वेस्ट यानी कमर के होल्डर्स में डाला और कार का गियर बदला। वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है अयांश। तारा ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा। कायरा जानती है कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो उसकी गेम फ्लॉप हो जाएगी। वह तुम्हें साइकोलॉजिकली कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मेरे विलास से लेकर इस सुनसान हाईवे तक कोई हमारे पीछे नहीं था। अयांश ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। उसका वो रफ और परेशान लुक इस डिम लाइट में बहुत ही हॉट लग रहा था। तारा ने एक पल के लिए अयांश के चेहरे को देखा, फिर उसकी नज़र अयांश के हाथ में पकड़े हुए उस सिल्वर ब्रीफ केस पर गई जो वह गोडाउन नंबर 7 से लाया था। चतुर लड़की है वह। उसने सिर्फ तुम्हें फंसाया नहीं है, बल्कि तुम्हारी हर चीज को मॉनिटर कर रही है। हो सकता है इस ब्रीफ केस में या तुम्हारी कार में कोई ट्रैकर हो, लेकिन डोंट वरी, वहाँ जहाँ मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहाँ उसकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। तारा कार को शहर के वीआईपी इलाके से दूर मुंबई के बाहरी हिस्से में स्थित एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ ले गई। वहाँ चारों तरफ घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा आयरन गेट आया। तारा ने रिमोट से गेट खोला और गाड़ी अंदर एक बहुत ही सीक्रेट और मॉडर्न सेफ हाउस के कंपाउंड में पार कर दी। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अनऑफिशियली सेफ हाउस था जिसके बारे में सरकारी रिकॉर्ड्स में भी कोई जानकारी नहीं थी। हम पहुंच गए, उतर जाओ, तारा ने इंजन बंद करते हुए कहा। दोनों गाड़ी से उतरे और बारिश से बचते हुए तेजी से सेफ हाउस के अंदर आ गए। अंदर का इंटीरियर बहुत ही मिनिमलिस्टिक और क्लासी था। वाइट वॉल्स, कंक्रीट फिनिश फ्लोर और एक बड़ा सा ग्लास विंडो जो सीधे बाहर के तूफानी मौसम और पेड़ों को दिखाता था। तारा ने अपनी भीगी हुई ब्लैक जैकेट उतारी और उसे एक चेयर पर फेंक दिया। अब वह सिर्फ अपनी ब्लैक टाइटल नेक स्लीवलेस टी शर्ट में थी जो उसकी पीठ की कर्वी बॉडी पर पूरी तरह से फिट बैठी थी। उसके बदन की बनावट और उसका वो कॉन्फिडेंट लुक किसी भी मर्द को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। अयांश सोफे पर बैठ गया और उस ब्रीफ केस को सामने टेबल पर रख दिया। तारा, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तुम एक आईबी एजेंट हो। तुम्हारा काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है ना कि रुद्र प्रताप सिंह के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट को बचाना। अयास ने अपनी गहरी और रफ आवाज में सीधे तारा की आंखों में देखते हुए पूछा। तारा बार काउंटर की तरफ गई और उसने 2 ग्लासेस में स्कॉच उड़ेल दी। वह ग्लास लेकर अयांश के पास आई और सोफे के सामने लगी टेबल पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। वह अयांश के इतने करीब थी कि अयांश को उसकी लेमन और मिंट वाली खुशबू फिर से मदहोश करने लगी। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ अयांश, तारा ने अयांश को ग्लास थमाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी। रुद्र प्रताप सिंह का मर्डर सिर्फ एक आम मर्डर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है जो देश की इकोनॉमी को खोखला करना चाहता है। कायरा उस सिंडिकेट का सिर्फ एक चेहरा है। मुझे उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना है जो कायरा को ऑपरेट कर रहा है, और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम हो। यानी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मोहरा हूँ। अयांश ने एक कड़वी मुस्कान के साथ वाइन का एक घूंट लेते हुए कहा। तारा ने कुछ नहीं कहा। वो सोफे पर अयांश के बिल्कुल बगल में बैठ गई।
दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तारा ने अपना ग्लास साइड में रखा और पूरी तरह से अयांश की तरफ घूम गई। उसकी तीखी आंखें अयांश के सीने, उसके भीगे हुए बालों और उसके उन होठों पर टिक गई जिनसे कल रात कायरा ने सारी हदें पार की थी। तारा के अंदर एक अजीब सा पजेसिव एहसास जाग रहा था। वह इस लड़के को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, चाहे वह ड्यूटी के खिलाफ ही क्यों ना हो। शुरुआत में तुम मेरे लिए सिर्फ एक केस थे अयांश, तारा ने बहुत ही धीमी और लो टोन में कहा। उसकी सांसें अब अयांश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। लेकिन जब मैंने गोडाउन में तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखों में वो बेपरवाही और वो रफ अंदाज देखा, तो मेरा पूरा कंट्रोल खो गया। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीवन। अयास ने तारा की तरफ देखा। तारा की आंखों में इस वक्त कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही वाइल्ड और डीप अट्रैक्शन था। अयास, जो कल रात से धोखे और जाल में फंसा हुआ था, उसे तारा की इस बेवाकी में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने ग्लास को टेबल पर रखा और अपना मजबूत हाथ तारा की पतली कमर पर रख दिया। जैसे ही अयांश की उंगलियों ने तारा की स्किन को छुआ, तारा के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। उसके मुंह से एक हल्की सी सांस निकली। उसने अपनी उंगलियां अयांश के भीगे बालों में फंसा दी और उसे अपनी तरफ खींचा। इस बार उनके बीच की शुरुआत किसी तूफान की तरह थी। अयांश के होंठ सीधे तारा के होठों पर जा गिरे। यह किस बहुत ही इंटेंस, डीप और पैशनेट थी। तारा ने अयांश के निचले होंठ को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे बेहद दीवानगी से चूमने लगी। अयांश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर दी, जिससे तारा पूरी तरह से अयांश की गोद में आ गई। दोनों के जिस्म एक दूसरे में इस कदर सिमट गए कि बाहर की बारिश और दुनिया का कोई भी डर उनके बीच नहीं आ सका। अयांश ने तारा को सोफे पर नीचे की तरफ झुका दिया। वह पूरी तरह से तारा के ऊपर आ चुका था। उसके हाथ तारा की टर्टल नेक टी शर्ट के अंदर उसकी स्मूथ और टोन्ड बैक पर रेंग रहे थे, जिससे तारा की सिसकियां अयांश के मुंह के अंदर ही घुट रही थी। तारा ने अयांश की शर्ट के बटन्स को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां अयांश की मस्कुलर और चौड़ी छाती पर घूम रही थी। अयांश ने अपने होंठ उसके मुंह से हटाए और उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपनी दीवानगी की छाप छोड़ने लगा। उसने तारा की कॉलर बोन को धीरे से अपने दांतों से काटा, जिससे तारा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकली। अयांश, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें उस कायरा के पास वापस नहीं जाने दूंगी। तारा ने बेहद हाँफते हुए और मदहोश आवाज में अयांश के कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। अयांश ने फिर से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी यह जीभ का खेल और यह गहरा पैसन काफी देर तक उस बंद कमरे में चलता रहा। डिम लाइट के साये में उन दोनों के भीगे और गर्म जिस्म एक दूसरे की आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तारा जैसी सख्त और कानून पर चलने वाली लड़की इस वक्त अयांश के प्यार के और उसके रफ रोमांस के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। काफी देर बाद जब दोनों के होंठ अलग हुए, तो कमरे में सिर्फ उन दोनों की तेज चलती सांसों की आवाजें गूंज रही थी। तारा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसके बाल सोफे पर बिखरे थे। उसने अपना सिर अयांश के सीने पर रख दिया, जहां अयांश के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। अयांश ने उसके कंधों को सहलाते हुए खिड़की के बाहर देखा। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि यह रोमांस जितना हसीन है, उसके पीछे का खतरा उतना ही बड़ा है। तभी सेफ हाउस की मेन स्क्रीन पर एक रेड लाइट ब्लिंक करने लगी। तारा झटके से उठी और उसने अपनी टी शर्ट को ठीक किया। वह तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन के पास गई। क्या हुआ? अयांश ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए पूछा। तारा की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। यह कैसे पॉसिबल है? मेरी टीम ने अभी अभी मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल की मॉर्चुअरी से एक डेटा हैक किया है। रुद्र प्रताप सिंह की जो लाश मिली थी, उसका डीएनए मैच नहीं हो रहा है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अयांश टेबल के पास आते हुए बोला।
मतलब साफ है आयांश, जिस रुद्र प्रताप सिंह के मर्डर के वीडियो से कायरा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है वह इंसान मरा ही नहीं है, वह लाश किसी और की है। रुद्र प्रताप सिंह जिंदा है और उसने अपनी मौत का यह झूठा नाटक रचा है ताकि वह कानून की नजरों से बचकर देश से भाग सके और सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर आ जाए। आयांश यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। खेल अब उसकी सोच से भी 1000 गुना बड़ा हो चुका था। मर्डर हुआ ही नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसमें उसे पकड़ा बनाया गया था। तभी अयांश के फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। इस बार कोई मैसेज नहीं था, बल्कि एक लाइव लोकेशन ट्रैकर का लिंक था और नीचे लिखा था, अयांश, तुम्हारी आईवी ऑफिसर तुम्हें कभी सच नहीं बताएगी। अगर अपनी बेगुनाही का असली सबूत देखना चाहते हो तो सुबह 4 बजे तक लोअर पैरल के उस पुराने बंद पड़े स्पिनिंग में स्पिनिंग मिल में आ जाओ। वहां तुम्हें वो सच मिलेगा जो तुम्हारी ये ऑफिसर तुमसे छुपा रही है। चॉइस तुम्हारी है, तारा का झूठ या मेरा सच। तुम्हारी कायरा। अयांश ने फोन तारा को दिखाया। तारा ने उस लोकेशन को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गिल्ट आया जिसे अयांश ने नोटिस कर लिया। क्या तारा को पहले से पता था कि रुद्र प्रताप सिंह जिंदा है? क्या तारा भी इस खेल में अयांश का इस्तेमाल कर रही थी? अयांश को अब समझ आ गया था कि इस खेल में ना तो कायरा पूरी तरह से सच बोल रही है और ना ही तारा। दोनों लड़कियां अपनी अपने एजेंडे के लिए अयांश का इस्तेमाल कर रही हैं और अब अयांश को खुद इस खेल का खिलाड़ी बनना होगा। सुबह के 3 बज चुके थे और अयांश के पास उस पुराने मिल में जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा था। सेफ हाउस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ मिनट पहले जहां एक पैशनेट और मदहोश कर देने वाला रोमांस था, वहां अब सिर्फ शक और सन्नाटा बचा था। अयांश ने अपनी शर्ट के आखिरी 2 बटन बंद किए और कलाई पर बंधी रोलेक्स वॉच को देखा। सुबह के ठीक 3 बजकर 15 मिनट हो रहे थे। उसकी नजरें सोफे के पास खड़ी तारा पर टिकी थी। तारा के चेहरे पर आया वो छोटा सा गिल्ट अयांश की बारीकी नजरों से छुप नहीं सका था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तारा, राइट? अयांश ने अपनी भारी और ठंडी आवाज में पूछा। तारा ने अपनी पिस्टल को वापस अपनी कमर पर सेट किया और अयांश की तरफ बढ़ी। उसने अयांश के कंधों पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अयांश एक कदम पीछे हट गया। तारा की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अयांश, मेरी बात सुनो। तारा ने उसे समझाने की कोशिश की। आईबी इस केस पर पिछले 6 महीनों से काम कर रही है। हमें शक था कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी मौत का नाटक कर सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। मैं तुम्हें कल रात से सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम इस पूरी गेम के सबसे मासूम और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से हो। प्लीज़ कायरा के बहकावे में मत आओ। वह तुम्हें उस पुराने मेल में बुलवा कर मार भी सकती है, या शायद वह मुझे वो सच दिखाना चाहती है जो तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट मुझसे छुपा रहा है। अयांश ने एक रफ मुस्कान के साथ कहा। उसने टेबल से वो सिल्वर ब्रीफकेस उठाया। मैं वहां जा रहा हूँ तारा, अकेले। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं यह ब्रीफकेस समंदर में फेंक दूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर तुम्हें तुम्हारा मास्टरमाइंड कभी नहीं मिलेगा। अयांश की आवाज में एक ऐसा कड़कपन था कि तारा चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। अयांश सेफ हाउस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर बारिश अब थमती हुई लग रही थी, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पूरा रास्ता सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ था। अयांश ने तारा की कार की चाबी पहले ही अपनी पॉकेट में रख ली थी। वह ब्लैक एसयूवी में बैठा इंजन स्टार्ट किया और लोअर परेल के उस पुराने स्पिनिंग मिल की तरफ बढ़ गया। करीब 45 मिनट के सफ़र के बाद अयांश की गाड़ी लोअर पैरल के उस सुनसान और इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंची। यह मुंबई का वह हिस्सा था जहां बरसों पहले बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें हुआ करती थी, जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। कोहरे और सुबह के अंधेरे के बीच वो पुरानी स्पिनिंग मिल किसी सोए हुए दैत्य जैसे लग रही थी। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, लोहे के बड़े बड़े गर्टस और जंगली घास उगी हुई थी। अयांश ने गाड़ी मिल के टूटे हुए गेट से कुछ दूरी पर रोकी। वह ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरा। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा था। सिर्फ उसके जूतों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। वह मिल के मेन हॉल के अंदर दाखिल हुआ। छत के टूटे हुए हिस्से से सुबह की धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। चारों तरफ पुरानी जंग लगी मशीनें पड़ी थी। तभी हॉल के बिल्कुल बीचों बीच लगी एक बड़ी फ्लड लाइट चालू हुई। रोशनी के ठीक नीचे एक चेयर रखी थी और उस चेयर पर कोई बैठा हुआ था।
अयाज के कदम वहीं रुक गए। उसने ध्यान से देखा। चेयर पर कोई और नहीं बल्कि खुद कायरा बैठी थी, लेकिन आज उसका रूप पिछली दोनों मुलाकातों से बिल्कुल अलग था। उसने एक बेहद ही हॉट और फिट वाइन रेड कलर का चमकीला जंप सूट पहन रखा था। उसके बाल खुले थे जो कोहरे की नमी से हल्के भीगे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा, एक जिद और अयांश को देख लेने की बेताबी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ में कोई गन नहीं थी, बल्कि एक सुलगती हुई सिगरेट थी। मैं जानती थी तुम आओगे अयांश। तुम्हारी यही बेपरवाही तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है। कायरा ने सोफे से उठते हुए अपनी बेहद मखमली और सडेक्टिव आवाज में कहा। वह धीरे धीरे चलकर अयांश की तरफ आने लगी। अयांश वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा एकदम सख्त था। सारे ड्रामे बंद करो कायरा, मुझे बताओ कि रुद्र प्रताप सिंह कहाँ है और तुमने मुझे इस गंदे खेल में क्यों फंसाया। कायरा अयांश के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसने सिगरेट का धुआं अयांश के चेहरे पर छोड़ा, जो उन दोनों के बीच एक धुंधली सी दीवार बनाने लगा। कायरा ने अपना हाथ उठाया और अयांश की शर्ट के खुले कॉलर पर अपनी उंगलियां रेंगानी शुरू कर दी। उसकी उंगलियों का वो टच बहुत ही वार्म और जानी पहचानी फीलिंग दे रहा था। अयांश का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। रुद्र प्रताप सिंह एक जानवर है अयांश। कायरा ने अयांश की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसकी आवाज में इस बार कोई एरोगेंस नहीं था, बल्कि एक सच्चा दर्द और नफरत थी। उसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। वो जो वीडियो तुमने देखा वो कोई डीप केफ नहीं है। रुद्र प्रताप सच में मरा है, लेकिन कल रात नहीं बल्कि 3 दिन पहले, और उसे मैंने अपने इन हाथों से मारा है। अयांश यह सुनकर हैरान रह गया। अगर तुमने उसे 3 दिन पहले मारा तो कल रात उस वीडियो में मेरी घड़ी कैसे आई? और तारा क्यों कह रही है कि मॉर्चुरी में लाश का डीएनए मैच नहीं हुआ? कायरा ने एक ठंडी हंसी हंसी। वह अयांश के और भी ज्यादा करीब आ गई, इतना करीब कि उसका पूरा बदन अयांश के मस्कुलर चेस्ट से टच होने लगा। क्योंकि तारा तुमसे झूठ बोल रही है अयांश। वो लाश रुद्र प्रताप की ही है। आईवी ने उस लाश को मॉर्चरी से गायब कर दिया है और उसकी जगह किसी और की लाश रख दी है, ताकि वो रुद्र प्रताप के जिंदा होने का नाटक कर सके। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रुद्र प्रताप के अरबों रुपयों के बेनामी ट्रक मनी और प्रॉपर्टी को खुद हड़प सके, और इस सब के लिए उन्हें एक ऐसा मोहरा चाहिए था जिसके सिर पर मर्डर का ठीकरा फोड़ा जा सके, और वो मोहरा तुम हो। अयांश का दिमाग पूरी तरह घूम गया। एक तरफ देश की टॉप एजेंट तारा थी, जिसने कुछ घंटे पहले उसकी बाहों में दम तोड़ा था और खुद को उसका शुभ चिंतक बताया था। दूसरी तरफ यह मिस्टीरियस हसीना कायरा थी, जिसके साथ बिताई वो पहली रात आज भी अयांश के बदन में आग लगा रही थी। वह किस पर यकीन करे, किस पर नहीं। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कायरा? तुमने कल रात मुझे उस गोडाउन में मौत के मुंह में भेज दिया था। अयांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए पूछा। कायरा ने अयांश की पकड़ का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी दूसरी बाह अयांश के गले में डाल दी। उसकी आंखों में अयांश के लिए एक बेकाबू दीवानगी और पजेसिवनेस साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अयांश। कल रात विला में जब तुमने मुझे छुआ था, जब तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया था, वो कोई नाटक नहीं था। मैं उस रात खुद को पूरी तरह भूल चुकी थी। मुझे राघव के लोगों ने मजबूर किया था कि मैं तुम्हें उस गोडाउन में बुलाऊं, क्योंकि वो ब्रीफकेस सिर्फ तुम्हारे जरिए ही बाहर निकल सकता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ आईबी रेड करने वाली है, तो मैंने खुद तुम्हें वहां से निकलने का प्लान बनाया था। कायरा की सांसें अब अयांश की होठों से टकरा रही थी। उसका वाइन रेड जंपसूट उसके बदन के उतार चढ़ाव को इतनी खूबसूरती से दिखा रहा था कि अयांश जैसा सख्त लड़का भी अपनी सुध बुध खोने लगा। कोहरे की इस ठंडी सुबह में उस पुराने मील के खंडहर के बीच उन दोनों के बीच की हीट एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई। अयांश, मुझे अपनी बाहों में ले लो। मुझे बताओ कि तुम उस ऑफिसर के पास वापस नहीं जाओगे। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम सिर्फ मेरे हो अयांश, सिर्फ मेरे। कायरा ने बेहद मदहोश और हाँफते हुए कहा। अब सब्र का बांध पूरी तरह
टूट चुका था। अयांश ने ब्रीफ केस को फर्श पर गिराया और कायरा को अपनी मजबूत बाहों में भेज लिया। उसके होंठ सीधे कायरा के रसीले होठों पर जा गिरे। यह किस बहुत ही वाइल्ड, रफ और बेकाबू थी। कायरा ने अपनी उंगलियां अयांश के बालों में इतनी जोर से फंसा दी जैसे वह उसे खुद में विलीन कर लेना चाहती हो। अयांश के हाथ उसके जंप सूट के ऊपर से उसकी कमर और थाइज को इतनी दीवानगी से छू रहे थे कि कायरा के मुंह से सिसकियों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। अयांश ने उसे दीवार से सटा दिया। कोहरे की बूंदें उन दोनों के गर्म जिस्मों पर गिरकर भाप बन रही थी। उनका यह रोमांस इतना डीप और विजुअल था कि मील का वो पुराना खंडहर किसी जन्नत जैसा महसूस होने लगा। कायरा ने अयांश की शर्ट के बटन एक एक करके तोड़ दिए और उसके सीने पर अपने नाखूनों से दीवानगी के निशान छोड़ने लगी। अयांश ने उसके होठों से हटकर उसकी गर्दन और कंधों को अपनी उंगलियों और होठों से इस कदर चूमा कि कायरा पूरी तरह से हवा में तैरने लगी। काफ़ी देर तक इस बेकाबू तूफान में डूबे रहने के बाद जब दोनों के होठ अलग हुए तो दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। कायरा ने अपना सिर अयांश के सीने पर रख दिया। उसका पूरा बदन अभी भी कांप रहा था। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे अयांश। इस ब्रीफकेस को लेकर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी भी क्या है कायरा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अचानक मील के गेट की तरफ से एक जानी पहचानी कड़क आवाज गूंजी। अयांश और कायरा ने झटके से पलटकर देखा। कोहरे को चीरती हुई तारा अंदर दाखिल हो रही थी। उसके हाथ में उसकी पिस्टल थी जो सीधे कायरा की तरफ तनी हुई थी। उसके पीछे आईवी के 4 कमांडोज भी थे जिन्होंने पूरी एरिया को घेर लिया था। तारा की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसने अयांश की खोली हुई शर्ट और कायरा के बिखरे हुए बालों को देख लिया था। उसके अंदर की एक औरत और एक आईबी ऑफिसर दोनों इस वक्त बुरी तरह से आहत थी। उसके चेहरे पर कायरा को लेकर एक जबरदस्त जलन और नफरत साफ देखी जा सकती थी। खेल खत्म कायरा, तारा ने अपनी गन को लोड करते हुए कहा। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। तुमने रुद्र प्रताप का मर्डर किया और अब तुम इस मासूम लड़के को फंसाकर देश से भागने की फिराक में थी। अयांश, इसके पास से दूर हट जाओ, यह एक सर्टिफाइड किलर है। कायरा अयांश के और करीब गई और उसने अयांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। अयांश, इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हें गिरफ्तार करने आई है या वो ब्रीफकेस चाहती है। तारा ने अयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और एक अनकहा दर्द दोनों था। अयांश, कल रात सेफ हाउस में जो हमारे बीच हुआ, क्या वो सब झूठ था? तुम इस कातिल लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे पास आओ अयांश, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अयांश दोनों लड़कियों के बीच में खड़ा था। एक तरफ कानून की वो बोल्ड ऑफिसर तारा थी जिसके साथ उसने कुछ घंटे पहले एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट शेयर किया था। दूसरी तरफ यह डार्क और मिस्टीरियस क्वीन कायरा थी जिसके हुस्न और दीवानगी ने उसे पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया था। दोनों लड़कियां अयांश को पाने के लिए और उस ब्रीफ केस के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थी। अयांश ने नीचे झुककर उस सिल्वर ब्रीफ केस को उठाया। उसने दोनों लड़कियों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डार्क और खतरनाक मुस्कान आ गई। तुम दोनों ने मिलकर मेरा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अयांश ने अपनी बेहद गहरी और मर्दाना आवाज में कहा। लेकिन अब यह खेल तुम दोनों के इशारों पर नहीं बल्कि मेरे रूल्स पर चलेगा, क्योंकि इस खेल का असली किंग अब मैं हूँ। अयांश ने ब्रीफकेस को अपनी उंगली में फंसाया और मील के एक दूसरे एग्जिट की तरफ कदम बढ़ा दिए जिससे दोनों लड़कियां हैरान रह गई। खेल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अयांश खुद इन दोनों शातिर हसीनाओं को अपने इशारों पर नचाने वाला था। पुराने स्पिनिंग मिल के अंदर का सन्नाटा इस वक्त किसी गहरे समंदर जैसा था। कड़कड़ाती ठंड, सुबह का घना कोहरा और उन टूटी हुई मशीनों के बीच 3 जिंदगियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। अयांश के चेहरे पर फैली वो डार्क और बेपरवाह मुस्कान देखकर तारा और कायरा दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। अयांश, जिसे वे अब तक सिर्फ अपने खेल का एक मोहरा समझ रही थी, वह अचानक इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनकर उभर चुका था। उसने अपने मजबूत हाथ में उस सिल्वर ब्रीफकेस को पकड़ा जिसके अंदर अरबों रुपयों के इंटरनेशनल ड्रग्स के सैंपल्स और सीक्रेट कोड्स थे। उसने अपनी खुली हुई शर्ट के कॉलर को एक झटके से ठीक किया, अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी को देखा और एक लंबा कस खींचने के लिए अपने
अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली। उसने लाइटर जलाया और उसकी छोटी सी लपेट में उसका वो रफ और इंटेंस चेहरा किसी शैतान जैसा चमक उठा। आयांश, तुम पागल हो गए हो? वहां से हटो, वह ब्रीफ केस मुझे दे दो। आईबी तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देगी। तारा ने अपनी पिस्टल को आयांश और कायरा के बीच घुमाते हुए चीख कर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और आयांश को खो देने का डर साफ दिख रहा था। कल रात सेव हाउस के बेड पर बिताए वो इंटीमेट और पैशनेट पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के ने उसे इतनी दीवानगी से चूमा था, वह इतनी आसानी से उसे धोखा दे देगा। प्रोटेक्शन? तुम्हारी उस आईवी से जो खुद रुद्र प्रताप सिंह के काले धन को हड़पने के लिए उसकी लाश को गायब कर चुकी है। अयास ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए बहुत ही ठंडी और भारी आवाज में कहा। सॉरी ऑफिसर तारा, लेकिन अब मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अब से मैं खुद अपनी रूल्स लिखूंगा। आयांश, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम इस ब्रीफकेस को लेकर इस देश से दूर चले जाएंगे। मैंने तुमसे सच में प्यार किया है आयांश। कल रात विला में जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। कायरा ने आयांश का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ते हुए बेहद ही मदहोश और रोनी आवाज में कहा। उसके वाइन रेड जंपसूट पर कोहरे की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में अयांश के लिए एक ऐसी दीवानगी और पजेसिवनेस थी कि वह इस वक्त तारा की गन के सामने भी खड़ी होने को तैयार थी। प्यार? अयांश ने कायरा की तरफ देखा और एक जोरदार कड़वी हंसी हंसा। उसने अपना हाथ कायरा के चेहरे पर रखा और उसकी उंगलियों ने कायरा के गालों को धीरे से सहलाया। तुम्हारा प्यार बहुत खूबसूरत है कायरा, इतना खूबसूरत कि वह मुझे सीधे जेल के शिकंजे तक ले जाता है। तुमने मर्डर किया और इल्जाम मुझ पर डाल दिया और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अयांश ने एक झटके से अपना हाथ हटाया। इससे पहले कि तारा या उसके कमांडोज कोई एक्शन ले पाते, अयांश ने मील के ऊपरी हिस्से में लगे एक जर्जर लोहे की दीवार को पूरी ताकत से खींच दिया। क्लिक, चरचराहट, एक भयानक आवाज के साथ मील की छत पर टंगे बरसों पुराने लोहे के भारी भरकम कर्टस और चेन अचानक नीचे की तरफ गिरने लगे। पूरे मील में धूल और मलबे का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अयांश, नीचे झुको, तारा चिल्लाई। आईबी के कमांडोज खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे। धूल और कोहरे के उस भयंकर गुब्बार के बीच कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। अयांश ने इसी अफरा तफरी का इंतजार किया था। उसने तुरंत कायरा की कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे हवा में उठाते हुए मिल के पिछले सीक्रेट एग्जिट की तरफ भाग निकला। वह कायरा को छोड़ नहीं रहा था क्योंकि वह जानता था कि कायरा इस खेल की वो चाबी है जिसके बिना वह कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता था। तारा ने धुएं के बीच से अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयांश कायरा और उस ब्रीफकेस को लेकर मील के पिछले हिस्से में खड़ी अपनी ब्लैक एसयूवी के पास पहुंच चुका था। उसने कायरा को फ्रंट सीट पर ढकेला, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को पूरी रफ्तार से हाईवे की तरफ बढ़ा दिया। पीछे मील के मलबे से बाहर निकलते हुए तारा ने देखा कि एसयूवी धुंध में गायब हो रही थी। उसने गुस्से में अपनी गन को जमीन पर दे मारा। उसके अंदर की आईवी ऑफिसर इस वक्त हार चुकी थी और उसके अंदर की औरत अयांश की इस बेवफाई से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अयांश, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे मुझे इसके लिए पूरी मुंबई को क्यों न जलाना पड़े। तारा ने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए बेहद पजेसिव टोन में खुद से वादा किया। इधर हाईवे पर अयांश की गाड़ी 140 की स्पीड से दौड़ रही थी। कार के अंदर सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और दोनों की तेज सांसों की आवाज़ थी। कायरा ने अपनी सीट बेल्ट खोली और पूरी तरह से अयांश की तरफ घूमकर बैठ गई। उसका चेहरा अयांश की इस रफ और डार्क पर्सनालिटी को देखकर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट लग रहा था। उसे अयांश का यह कातिलाना अंदाज अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मदहोश कर रहा था। तुमने मुझे तारा के चंगुल से बचाया अयांश, इसका मतलब तुम भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। कायरा ने अपनी उंगलियां अयांश के चौड़े कंधे पर रखते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सडेक्टिव टोन था। अयांश ने कार की स्पीड थोड़ी कम की और गाड़ी को मुंबई की एक आलीशान लेकिन पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन गगनचुंबी इमारत के बेसमेंट की तरफ मोड़ दी। यह अयांश की खुद की कंपनी का एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में पुलिस या आईबी को कोई अंदाजा नहीं था। उसने गाड़ी को बेसमेंट के एक डार्क कोने में रोका और इंजन बंद कर दिया।
अयांश ने सीट बेल्ट हटाई और पूरी तरह से कायरा की तरफ घूमा। उसकी नजरें कायरा के वाइन रेड जंप सूट के खुले हुए गले और उसके गुलाबी होठों पर टिक गई। मैंने तुम्हें बचाया नहीं है कायरा, मैंने तुम्हें किडनैप किया है, अयांश ने बहुत ही धीमी, रफ और खतरनाक आवाज में कहा। किडनैप? एक कातिल को कोई कैसे किडनैप कर सकता है अयांश? कायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अयांश के और करीब आई, इतना करीब कि उसका पूरा बदन अयांश की गोद पर आ गिरा। उसने अयांश की शर्ट के कॉलर को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। तुम मुझसे नफरत करने का नाटक कर सकते हो, लेकिन कल रात बिला में और आज सुबह उस मेल में जो हमारे होठों के बीच हुआ, उसे तुम कैसे झुठलाओगे? अयांश ने कुछ नहीं कहा। उसने कायरा की पतली कमर को अपने मजबूत हाथों में इतनी जोर से भींचा कि कायरा के मुंह से एक सिसके निकल गई। उसने कायरा को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह किस पिछली सभी किस्से बिल्कुल अलग थी। इसमें कोई मासूमियत नहीं थी, कोई छुपाव नहीं था। यह एक प्योर वाइल्ड और पजेसिव हेट लव का नज़ारा था। अयांश कायरा के होठों को इस कदर चूस रहा था जैसे वह उसकी रूह से सारा सच बाहर निकाल लेना चाहता हो। कायरा ने भी अपनी बाहें अयांश के गले में कस ली और अयांश के इस रफ मर्दाना अंदाज का पूरा लुत्फ उठाने लगी। अयांश के हाथ उसके जंप सूट की जिप को धीरे धीरे नीचे की तरफ सरका रहे थे, जिससे कायरा का गोरा और चमकदार बदन बेसमेंट की डिप लाइट में चमक उठा। अयांश ने उसके होठों से हटकर उसकी गर्दन और उसके सीने और उसके कंधों पर अपनी दीवानगी की ऐसी छाप छोड़ी कि कायरा पागलों की तरह अयांश का नाम पुकारने लगी। कार की बंद खिड़कियों के पीछे कोहरे की धुंध के बीच उन दोनों का यह रोमांस अपनी सारी हदें पार कर चुका था। कायरा अयांश की इस आग में पूरी तरह से जलकर खाक होने को तैयार थी। काफी देर बाद जब दोनों के होंठ अलग हुए तो दोनों हाँफ रहे थे। कायरा ने अपना सिर अयांश के सीने पर रख दिया। अब बताओ अयांश, अब हम क्या करेंगे? कायरा ने बहुत ही शांत आवाज में पूछा। अयांश ने उसकी बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम मुझे रुद्र प्रताप सिंह के उस असली सेफ हाउस का पता बताओगी जहां उसका सारा बेनामी पैसा और ड्रग्स छुपा है, क्योंकि उस पैसे पर अब सिर्फ मेरा हक है। कायरा ने हैरान होकर अयांश की तरफ देखा, लेकिन रुद्र प्रताप तो मर चुका है अयांश, मैंने खुद उसे मारा है। वो मॉर्चुरी वाला सच आधा था कायरा। अयाज ने उस सिल्वर ब्रीफ केस को खोलते हुए कहा। तारा ने मुझे आईवी का जो डेटा दिखाया था उसमें साफ लिखा था कि रुद्र प्रताप जिंदा है। तुमने जिसे मारा वो उसका बॉडी डबल था। रुद्र प्रताप ने तुम्हें यूज किया ताकि वो अपनी मौत का नाटक कर सके और सारा इल्जाम तुम्हारे और मेरे सिर पर डाल सके। यह सुनकर कायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे अपनी जीत समझ रही थी वह असल में उसकी सबसे बड़ी हार थी। वह खुद रुद्र प्रताप की बिछाए जाल में फंस चुकी थी। वो कमीना जिंदा है। कायरा की आंखों में गुस्से और खौफ के आंसू आ गए। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अयांश, वह बहुत खतरनाक है। अयांश ने उसके आंसू पोंछे और उसके होठों पर एक छोटा सा लेकिन गहरा किस किया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा कायरा, लेकिन अब हमें तारा और रुद्र प्रताप दोनों से एक साथ खेलना होगा और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही धांसू प्लान है। ठीक उसी वक्त मुंबई आईवी के हेडक्वार्टर में तारा एक बंद कमरे में बैठे लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन अभी भी खुले थे और उसके चेहरे पर अयांश की सुअन का एहसास बाकी था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद को साबित करने का जुनून था। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। तारा ने कॉल रिसीव की। हेलो ऑफिसर तारा। दूसरी तरफ से एक बहुत ही गहरी, बूढ़ी और डरावनी आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद रुद्र प्रताप सिंह की थी, जो इस वक्त शहर के एक अंडरग्राउंड बंकर से बात कर रहा था। रुद्र प्रताप, तुम जिंदा हो? तारा अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। हाँ ऑफिसर, मैं जिंदा हूँ और मेरा वो ब्रीफ केस इस वक्त उस लड़के अयांश के पास है। कायरा ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अयांश ने खेल को बदल दिया है। वह लड़का बहुत शातिर है तारा, वह तुम्हारा और कायरा दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। रुद्र प्रताप ने फोन पर हंसते हुए कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तारा ने अपनी गन को देखते हुए पूछा। मैं अपना ब्रीफ केस वापस चाहता हूँ और तुम अयांश को चाहती हो। आज रात 12 बजे अयांश उस ब्रीफ केस को लेकर अलीबाग के पुराने शिपयार्ड पर आने वाला है। वह कायरा को सौंपने आ रहा है। तुम अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आ जाओ। मुझे मेरा ब्रीफ केस मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा अयांश, लेकिन याद रखना कायरा जिंदा नहीं बचनी चाहिए। रुद्र प्रताप ने अपना असली पत्ता खेलते हुए कहा।
तारा ने एक पल के लिए सोचा। अयांश के लिए उसके दिल की जलन और उसकी पजेसिवनेस इस वक्त 7वें आसमान पर थी। वह अयांश को किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने सीधे कहा, डील मंजूर है रुद्र प्रताप, आज रात खेल खत्म होगा। तारा ने फोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि अलीबाग के उस शिपयार्ड पर जो जाल बिछाया गया है वह रुद्र प्रताप या तारा ने नहीं बल्कि खुद अयांश ने बिछाया है। अयांश ने दोनों लड़कियों को और उस ड्रग्स लार्ड को एक ऐसी जगह बुला लिया था जहां मौत का एक ऐसा नाच होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रात के ठीक 11 बज रहे थे। मुंबई से दूर अलीबाग के समंदर का पानी आज कुछ ज्यादा ही अशांत था। काली ऊंची लहरें किनारे पर बने उस पुराने और जर्जर शिपयार्ड की लोहे की दीवारों से टकराकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थी। आसमान में घने काले बादलों ने चांद को पूरी तरह छुपा दिया था, जिसे वहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि वह स्किन को चीरते हुए महसूस हो रही थी। यह वही से प्यार था जो वर्षों पहले रुद्र प्रताप सिंह की इनलीगल डील्स का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। चारों तरफ आधे अधूरे टूटे हुए जहाजों के कंकाल, लोहे के बड़े बड़े जंग लगे कंटेनर्स और क्रेन लगी खड़ी थी जो इस अंधेरे में किसी भूत या साए जैसे लग रही थी। शिपयार्ड के मेन हैंगर के अंदर पीली और टिमटिमाती लाइट्स के नीचे अयांश अपनी ब्लैक एसयूवी के बोनेट से टेक लगाकर खड़ा था। उसने अपनी ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के बटन हमेशा की तरह खुले थे और उसकी कलाई पर बंधी रोलेक्स वॉच की टिक टिक समंदर के शोर में गुम थी। उसके एक हाथ में वही कीमती सिल्वर ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में सुलगती हुई सिगरेट। सिगरेट का धुआं उसकी आंखों के सामने एक मिस्टीरियस पर्दा बना रहा था। उसका चेहरा इस वक्त पूरी तरह से शांत लेकिन बेहद डार्क और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह इस खेल के आखिरी दांव के लिए पूरी तरह तैयार था। कार के अंदर पैसेंजर सीट पर कायरा बैठी थी। उसका वाइन रेड जंपसूट अब थोड़ा गंदा हो चुका था, लेकिन उसका हुस्न इस अंधेरे माहौल में भी कयामत ढा रहा था। उसकी आंखें लगातार अयांश की पीठ को घूर रही थी। वह अयांश की इस नई रफ और बेपरवाह पर्सनालिटी पर इस कदर लट्टू हो चुकी थी कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और दबे कदमों से अयांश के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। अयांश, सब लोग आते ही होंगे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यह प्लान काम करेगा? रुद्र प्रताप बहुत कमीना है और वो ऑफिसर तारा, वो तुम्हें सीधे जेल भेजना चाहती है। कायरा ने अयांश के बाजू को पकड़ते हुए अपनी मखमली कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अयांश को खो देने का एक गहरा डर और पजेसिवनेस साफ दिख रहा था। अयांश ने सिगरेट का धुआं बाहर फेंका और धीरे से अपना सिर घुमाकर कायरा की आंखों में देखा। उसने अपनी मजबूत हाथ कायरा की गर्दन पर रखा और उसे अपने थोड़ा और करीब खींच लिया। मैंने कहा था ना कायरा, अब इस खेल के रूल्स मैं लिख रहा हूँ। रुद्र प्रताप को उसका ब्रीफकेस चाहिए और तारा को मैं, लेकिन आज रात इन दोनों को सिर्फ एक ही चीज मिलेगी और वो है धोखा। अयांश की आवाज की उस मर्दाना कशिश ने कायरा के अंदर की सारी घबराहट को एक पल में गायब कर दिया। वह अयांश के चेस्ट से पूरी तरह चिपक गई और उसकी उंगलियां अयांश के बालों में फिर से रेंगने लगी। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है अयांश। अगर आज रात हमारी आखिरी रात भी हुई तो भी मैं इसे सिर्फ तुम्हारी बाहों में बिताना चाहती हूँ। अयांश ने कुछ नहीं कहा। उसने कायरा की कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। इस तूफानी रात में समंदर की गड़गड़ाहट के बीच उनका यह किस बेहद ही डीप, पैशनेट और वाइल्ड था। कायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अयांश के इस रफ रोमांस में पूरी तरह से डूब गई। अयांश के होंठ उसकी गर्दन से होते हुए उसके जंपसूट की नेक लाइन तक गए, जिसे कायरा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकली। कोहरे और ठंडी हवा के बीच उन दोनों के जिस्मों की हीट उस ठंडे हैंगर को भी गर्म कर रही थी। उनका यह इंटेंस मोमेंट इतना विजुअल था कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। कर्कश हेडलाइट्स की तेज रोशनी अचानक तभी हैंगर के बड़े से लोहे के गेट को चीरती हुई 3 काली गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। गाड़ियों के टायर्स ने फर्श पर घिसटते हुए एक तीखी आवाज की। अयांश और कायरा तुरंत एक दूसरे से अलग हुए। अयांश ने कायरा को अपनी कार के पीछे छुपने का इशारा किया और खुद ब्रीफकेस लेकर आगे बढ़ गया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से लगभग 1 दर्जन हथियारबंद गगमैन बाहर निकले। उनके बीच में से एक भारी भरकम बूढ़ा लेकिन बेहद ही रोबीली
रोबीला आदमी आगे आया। उसने एक कीमती कश्मीरी शॉल ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में एक सोने की मूठ वाली छड़ थी। वह कोई और नहीं, खुद रुद्र प्रताप सिंह था। उसके चेहरे पर एक क्रूर और शैतानी मुस्कान तैर रही थी। बहुत बढ़िया आयांश, वाकई बहुत बढ़िया, रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में हंसते हुए कहा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से नौजवान देखे हैं, लेकिन तुम जैसा जिद्दी और शातिर लड़का पहली बार देख रहा हूँ। तुमने आईवी और कायरा दोनों को एक साथ बेवकूफ बना दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया रुद्र प्रताप, अयांश ने बिना किसी डर के बेहद ठंडे लहजे में कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा ब्रीफकेस मेरे हाथ में है। मुझे मेरा वो ओरिजिनल वीडियो और सारे सबूत चाहिए जो कायरा के पास थे, और वो सारा कैश जो तुमने इस शिपयार्ड के अंडरग्राउंड बंकर में छुपा रखा है। रुद्र प्रताप ने एक ठंडी हंसी हंसी। सौदा बुरा नहीं है लड़के, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल पाओगे? उसने अपने गनमैन को इशारा किया, जिन्होंने अपनी गन्स सीधे अयांश पर तान दी था। इससे पहले कि रुद्र प्रताप का कोई आदमी ट्रिगर दबा पाता, हैंगर की छत की लकड़ियां कांच के टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। छत से रस्सियों के सहारे आईबी के कमांडोज नीचे कूदने लगे और उनके ठीक बीच में से अपनी ब्लैक कॉम्बैक्ट गियर वर्दी में हाथ में असॉल्ट राइफल लिए तारा ने एंट्री की। तारा की एंट्री बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो जैसी थी। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से और जलन की आग में जल रही थी। उसने आते ही सबसे पहले कार के पीछे छुपी कायरा को देखा और फिर आयांश की खुली शर्ट और उसके चेहरे पर लगे कायरा के लिपस्टिक के हल्के निशान को। तारा के अंदर की पजेसिव औरत इस वक्त पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आयांश ने उसके प्यार और उसके भरोसे का कत्ल कर दिया हो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। रुद्र प्रताप सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तारा ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी गन का निशाना सीधे कायरा की तरफ था। ऑफिसर तारा, तुम बहुत लेट हो गई हो, रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी डील याद है ना? मुझे मेरा ब्रीफकेस दो और इस लड़की को खत्म करो। तारा ने अयांश की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कड़वापन और दर्द था। अयांश, मैंने कल रात सेफ हाउस में तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया था। मैंने अपनी ड्यूटी, अपना ईमान, सब कुछ तुम्हारे लिए दांव पर लगा दिया, और तुमने क्या किया? तुम इस कातिल लड़की के हुस्न के जाल में फिर से फंस गए। तुम मेरे पास वापस आओ अयांश, अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगी। कायरा कार के पीछे से बाहर आई और उसने अयांश का हाथ कसकर थाम लिया। अयांश, इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, या तुम्हें जेल भेजना चाहती है। हम दोनों एक साथ इस ब्रीफकेस को लेकर भाग जाएंगे। माहौल पूरी तरह से बारूद के ढेर पर खड़ा था। एक तरफ रुद्र प्रताप और उसके क्रिमिनल्स थे, दूसरी तरफ तारा और उसकी आईवी फोर्स, और दोनों लड़कियां अयांश को अपने अपने तरीके से पा लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तारा की आंखों में कायरा के लिए जो नफरत और जेलसी थी, वह साफ इशारा कर रही थी कि वह आज रात कायरा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अयांश ने अपनी दोनों बाहें फैलाई। उसने एक नज़र तारा पर डाली, फिर कायरा पर, और फिर रुद्र प्रताप पर। उसके चेहरे पर वही डार्क और कातिलाना मुस्कान फिर से लौट आई। तुम सब सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अयांश ने अपनी गहरी और कड़क आवाज में कहा, जो पूरे हैंगर में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए? अयांश ने अपनी रोलेक्स घड़ी का एक बटन दबाया। बीप बीप बीप। अचानक उस सिल्वर ब्रीफ केस के ऊपर एक रेड डिजिटल टाइमर चालू हो गया। उस पर सिर्फ 30 सेकेंड का वक्त बचा था। इस ब्रीफ केस के अंदर कोई ड्रग्स नहीं है रुद्र प्रताप, अयांश ने हंसते हुए कहा। इसके अंदर C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बम है, और सिर्फ इस ब्रीफ केस में नहीं, इस पूरे शिपयार्ड के नीचे मैंने RDX प्लांट कर दिया है। अगर तुम सबने अपनी गन्स नीचे नहीं रखी तो अगले 20 सेकेंड में हम सब इस समंदर की लहरों के साथ हवा में उड़ जाएंगे। यह सुनते ही पूरे हैंगर में हड़कंप मच गया। रुद्र प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। आईबी के कमांडोज पीछे हटने लगे। तारा और कायरा दोनों फटी आंखों से अयांश को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अयांश इस हद तक जा सकता है। वह खुद को और उन सबको एक साथ खत्म करने के लिए तैयार था। 15 सेकेंड, अयांश ने ठंडे लहजे में उल्टी गिनती शुरू कर दी। चॉइस तुम्हारी है रुद्र प्रताप। वो ओरिजिनल वीडियो का डेटा कहाँ है? वहाँ उस ब्लैक सूट केस में, रुद्र प्रताप ने कांपते हुए अपनी कार की तरफ इशारा किया। अयांश ने कार की तरफ देखा।
सूटकेस उठाओ जल्दी। कारा तुरंत भागी और उसने कार से सूटकेस निकाल लिया। 5 सेकंड। अयाज ने तारा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त मौत का डर नहीं बल्कि अयाज को खो देने का गम साफ दिख रहा था। अयाज ने तारा को एक बहुत ही वार्म और मिस्टीरियस लुक दिया, जिसने तारा के दिल को एक बार फिर पिघला दिया। सब नीचे झुक जाओ, अयाज चिल्लाया और उसने ब्रीफ केस को पूरी ताकत से समंदर की तरफ फेंक दिया। बूम! एक बहुत ही जोरदार और भयानक धमाका हुआ। ब्रीफकेस समंदर के पानी के ऊपर ही फट गया, जिससे पानी का एक विशाल पहाड़ हवा में उठ खड़ा हुआ। धमाके के झटके से पूरे शिपयार्ड की लोहे की छत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। चारों तरफ आग लग गई और कंक्रीट के खंभे गिरने लगे। धूल, आग और धुएं के इस भयंकर बवंडर के बीच अयाज ने कायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार के अंदर धकेला। लेकिन जैसे ही वह खुद बैठने लगा, रुद्र प्रताप ने पीछे से आकर अयाज पर अपनी छड़ी से हमला कर दिया, जिसके अंदर एक गुप्त चाकू छुपा था। चाकू अयाज के कंधे को चीरता हुआ निकल गया, जिससे खून की एक तेज धार बह निकली। अयाज दर्द से करा उठा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लड़के, रुद्र प्रताप चिल्लाया। तभी धुएं के बीच से तारा की राइफल गरज उठी। तारा की 2 गोलियां सीधे रुद्र प्रताप के सीने में जा लगी। वह खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर गया। इस बार उसकी मौत असली थी। तारा ने अयाज की जान बचाई थी, क्योंकि वह चाहकर भी अयाज को मरते हुए नहीं देख सकती थी। अयाज, मेरे साथ चलो, तारा धुएं के बीच से चिल्लाई। वह अयाज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयाज ने अपने कंधे के दर्द को दबाया, तारा की तरफ आखिरी बार देखा और अपनी कार का दरवाजा बंद कर लिया। उसने गियर बदला और कार को जलते हुए मलबे को चीरती हुई शिपयार्ड से बाहर निकाल लिया। तारा पीछे खड़ी रह गई। उसके चारों तरफ आग की लपटें थी और उसकी आंखों में आंसू। अयाज एक बार फिर उसकी गिरफ्त से बाहर निकल चुका था, लेकिन इस बार वह कायरा के साथ था। कार अलीबाग की हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अयाज का एक हाथ स्टीयरिंग पर था और उसका पूरा कंधा खून से भीगा हुआ था। कायरा ने अपनी जंपसूट का एक हिस्सा फाड़ा और बहुत ही प्यार और फिक्र से अयाज के जख्म पर बांधने लगी। उसकी आंखों में अयाज के लिए एक ऐसी दीवानगी थी जो अब कभी खत्म नहीं हो सकती थी। हम जीत गए अयाज, हम आज़ाद हैं, कायरा ने अयाज के गाल को चूमते हुए कहा। अयाज ने कार के डैशबोर्ड पर रखे उस ब्लैक सूट केस को देखा, जिसमें रुद्र प्रताप के सारे सीक्रेट और अरबों रुपये के बेनामी अकाउंट्स की डिटेल्स थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अयाज के पास अब पैसा था, पावर थी और कायरा का हुस्न भी, लेकिन वह जानता था कि तारा जैसी जिद्दी ऑफिसर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वह उसके पीछे जरूर आएगी। तो कहानी में अब आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।